अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो खेल को खेल नहीं समझता बल्कि इसको अपनी सियासत का हथियार बनाना चाहता है। खास तौर पर जब बात पाकिस्तान की हो, जंगी मैदान में शिकस्त के जख्म और हार की तल्ख यादें शायद अभी तक भारत के दिलो दिमाग से निकल नहीं सकी। जाहिर है भारत सिर्फ जंगी मैदान में ही शिकस्त खोरदा नहीं है बल्कि आलमी महाज पर आज तक उसकी सुबकी हो रही है। यही वजह है कि वो दोनों महाजों पर अपनी शिकस्त को हजम नहीं कर पा रहा, इसीलिए वो क्रिकेट जैसे पुरअमन खेल में भी अपनी मनफी सोच और सियासी तासुब का जहर घोलने से बाज नहीं आ रहा। यही वजह है कि अपनी खिफत मिटाने के लिए एशिया कप में हालिया पाक भारत मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया और ये हाथ ना मिलाना महज इत्तफाक नहीं बल्कि बदनीयती की वाज़ेह अलामत है। ये रवैया ना सिर्फ खेल की रूह के खिलाफ है बल्कि इस बात का सबूत भी है कि भारत इस खेल को जीत हार से बढ़कर सियासी प्रोपेगेंडे के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत का ये गैर जिम्मेदाराना और तंग नजरी पर मबनी अमल ना सिर्फ खत्ते में नफरतों को फरोग दे रहा है बल्कि खेल के मैदान को भी सियासत की आलूदगी में धकेल रहा है। अब यही वो पस मंजर है जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक उसूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। पाकिस्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से मुतालबा किया है कि एंडी पाइक्राफ्ट को फौरी तौर पर बतौर रेफरी के ओहदे से हटाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी का कहना है कि मैच के दौरान एंडी पाइक्राफ्ट के कुछ फैसले ना सिर्फ मशकूक थे बल्कि उनका झुकाव की तरफ नुमाया था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस हवाले से ट्वीट करते हुए लिखा है कि पीसीबी ने आईसीसी के ज़ाब्ता अखलाक और रूह क्रिकेट से मुतालिक एमसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर मैच रेफरी के खिलाफ आईसीसी में बाकायदा शिकायत दर्ज करा दी है। पीसीबी ने मुतालबा किया है कि मैच रेफरी को फौरी तौर पर एशिया कप से हटा दिया जाए। एक और ट्वीट में चेयरमैन पीसीबी लिखते हैं कि खेल में जो खेल की रूह है उसके फुकदान को देखकर शदीद मायूसी हुई। खेल में सियासत को घसीटना इसकी असल रूह के खिलाफ है। उम्मीद है कि आइंदा तमाम टीमें अपनी फतूहात को वकार और शाइस्तगी के साथ मनाएंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मजीद लिखते हैं कि मेरे लिए अपने वतन की इज्जत और वकार से बढ़कर कोई चीज़ अहम नहीं है। अब इस वक्त चेयरमैन पीसीबी के ज़ेरे सदारत अहम इजलास हो रहा है जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। ये फैसला कि पाकिस्तान कल का मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ मैच खेलेगा भी या नहीं। इससे कबल आज दुबई में टीम मैनेजमेंट की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी लेकिन वो भी मुलतवी कर दी गई है। बहरहाल पाकिस्तान ने यह वाज़ेह कर दिया कि अगर पाकिस्तान का मैच रेफरी को हटाने का मुतालबा नहीं माना जाता तो वो एशिया कप के बकिया मैचेस का बायकॉट करने पर मजबूर होगा। ऐसा बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इकबाल बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास चेयरमैन पीसीबी की ज़ेरे सदारत जारी है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, क्या फैसले मुतवक्के हैं इस इजलास में? शुक्रिया रेहान। दरअसल मामला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो साफ कह दिया है कि हम बायकॉट करेंगे, हम विड्रॉ कर लेंगे अपनी टीम को। इसीलिए अभी इस वक्त अहम इजलास जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, क्योंकि बीच में जो ओमान क्रिकेट के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो बीच में आए और उन्होंने जो है वो तजवीज़ पेश की कि पाकिस्तान और जो यूएई का मैच कल हो रहा है उस मैच में एंडी पाइक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी बना दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात को तस्लीम नहीं किया है क्योंकि आईसीसी हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है। तो अब पाकिस्तान के लिए यही ऑप्शन बचता है, अभी डिसाइड कर रहा है पाकिस्तान के आया अपने आप को विड्रॉ करे या ना विड्रॉ करे। बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पर स्टैंड जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया है बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया है एंडी पाइक्राफ्ट के हवाले से। लेकिन यहाँ एक गलती ये हुई क्रिकेट बोर्ड से कि उनको सूर्या कुमार यादव ने जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो जुमले कहे उसके खिलाफ भी स्टैंड लेना चाहिए था। आईसीसी से उसके बारे में भी बात करनी चाहिए थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफिशियल ने उसका जिक्र नहीं किया, अपने खत में कोई चीज नहीं जाहिर की कि भाई सूर्या कुमार यादव ने ये किया। हमारा सारा फोकस जो था वो एंडी पाइक्राफ्ट की जानिब था। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अब आज के इजलास के बाद रेहान सारी सूरत हाल एक आध घंटे में पता चल जाएगी। अगर ये डिसीजन होता है कि वो टूर्नामेंट का बायकॉट कर रहे हैं हम, तो ये आप समझते हैं कि ये इंतहाई इकदाम होगा या बेफिटिंग डिसीजन होगा, ये फैसला मौसर और मुनासिब फैसला होगा? जी हाँ, बिल्कुल ये इंतहाई इकदाम होगा क्योंकि भारत ने मजाक बनाया हुआ है। भारतीय जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा है आईसीसी पर। वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन गई है बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। और देखें उसके चेयरमैन जय शाह वो भारत से, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव गुप्ता वो भारत से, बहुत सारे लोग, और फिर आईसीसी का जो डायरेक्टर कम्युनिकेशन वो भारत से। तो पूरा इन्फ्लुएंस है, वो इसको देखते हैं कि क्या करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इस इजलास के बाद अभी खबर आने वाली है, आप अपने प्रोग्राम में ब्रेक कीजिएगा। जो मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि जल्दी पाकिस्तान कोई हतमी फैसला करेगा। अब और जो मैसेजेस आपको आ रहे हैं उससे क्या आप सेंस कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ऐसा ही डिसीजन लेने वाला है कि जिसमें टूर्नामेंट के बायकॉट का डिसीजन होगा, या आपको लग रहा है नहीं मामला कहीं को बीच की राय इख्तियार कर ली जाएगी?
नहीं, रेहान, पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी डट गए हैं और यही होना चाहिए, टिट फॉर टैट, आंखों में आंखें दिखाकर बात करनी चाहिए। बहुत मजाक हो लिया, भारत ने हमें बहुत जो है बेवकूफ बना लिया, लेकिन इस मर्तबा कोई मसलहत पसंदी नहीं होनी चाहिए, जो मुझे लग रहा है। अब आगे वो वजीर आजम से मशवरा करेंगे, उसके बाद क्या होता है, वजारत खारजा से भी मशवरा होगा कि इसके असरात क्या मुरतब होंगे, ये देखना होगा। अब लेकिन बड़ा सादा सा सवाल है, व्हाट डिफरेंस वुड इट मेक? इससे आपको लगता है कि भारत को या बीसीसीआई को कोई, या फिर इवन आईसीसी को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, इससे फर्क इस तरह से पड़ेगा कि आइंदा इस तरह के मैच रेफरीज का तकर्रुर नहीं किया जाएगा, आइंदा सियासत को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेटिंग नेशन है। एक पाकिस्तान की अपनी मार्केट वैल्यू है। जो माली नुकसान होगा अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता, भारतीय ब्रॉडकास्टर है सोनी टीवी, उसको जो माली नुकसान होगा, जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो सारे भारत के हैं, उनको फाइनेंशियली बड़ा लॉस होगा। और इस हवाले से यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौकिफ जो है पूरी दुनिया में जाएगा। आईसीसी भी इस हवाले से सोचने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि आईसीसी में सिर्फ भारत नहीं है, दुनिया के दीगर ममालिक भी हैं। तो अब पाकिस्तान अगर मजबूर कर रहे हैं वो पाकिस्तान को इस इंतहाई इकदाम की जानिब, देखें क्या होता है। सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज़ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी है, खासतौर पे जो कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उन पे बहुत तनकीद हो रही है, एनालिस्ट बहुत बात कर रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या इस डोमेन में भी पीसीबी कोई सख्त फैसला करेगी, या वो कोई मेजर सर्जरी जिसकी बात होती है वो शुरू हो जाएगी? जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस, मायूस कुन परफॉर्मेंस, लोगों की अटेंशन जो है वो अब डाइवर्ट हो गई है एंडी पाइक्राफ्ट की तरफ, परफॉर्मेंस से हट गई है। लेकिन मुझे लगता है सलमान अली आगा का सितारा जल्दी गर्दिश में आने वाला। और क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर? एक तो सलमान अली आगा के ऊपर खासा क्रिटिसिज्म है, नजला गिर रहा है, और क्या डिसीजंस एक्सपेक्टेड है सर? रेहान, पहले अभी कुछ देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि अभी मेरे पास जो है वहां से मैसेज आ रहा है, तो फिर मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूंगा, लेकिन सूरत हाल बनेगी आज के बाद, देखिए क्या। ठीक है, अच्छा, बड़ा इवेंटफुल है, बड़ा हैपनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आई अंडरस्टैंड कि ज़ाहिर है इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन है, इजलास जारी है, और इजलास में क्या फ़ैसले होते हैं अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा। लेकिन इस हवाले से सभी को इंतज़ार है कि कल का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच खेलती है या नहीं खेलती, और उससे पहले टीम मैनेजमेंट ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की है। तो इसका मतलब वहाँ पर जो टीम मैनेजमेंट बैठी हुई है या पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, उनकी नज़रें भी पीसीबी के अंदर होने वाले इस इजलास पर लगी हुई हैं। अब ये मुतालबा कि एंडी क्राफ्ट को हटाया जाए, या इंडिया पाकिस्तान जो मैच के दौरान जो चीज़ें हुई उसके अंदर जो रिएक्शन पाकिस्तान का आ रहा है, वो किसी जज्बाती रद्दअमल पर मबनी नहीं है, बल्कि एक मुनसिफाना और उसूली अप्रोच की गमाजी करता है, जिसका मकसद खेल को शफाफ और गैर जानिबदार रखना है। भारत हर वक्त हर मौके पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, और अब इसको वाज़ेह पैगाम देना भी ज़रूरी है। यही वजह है कि पीसीबी ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, और अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल कर ली गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैच रेफरी अहदेदारान के साथ मिली भगत के ठोस शवाहिद सामने आए, और बताया जाता है कि मैच रेफरी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए भारत से ताल्लुक़ रखने वाले वेन्यू मैनेजर के कहने पर पाकिस्तानी खिलाड़ी सलमान अली आगा को बाज़ उमूर से रोका। ज़राए के मुताबिक सूर्या कुमार यादव को जुर्माने से बचाने के लिए रेफरी ने उनके ऑपरेशन सिंदूर जैसे जुमले को नज़रअंदाज किया और कार्रवाई से गुरेज किया। फिर टॉस के वक्त रेफरी ने सलमान अली आगा को माइक म्यूट करके सिर्फ सुनने का कहा, और साथ ही उन्हें सूर्या कुमार यादव से हाथ मिलाने से भी रोका। अब आईसीसी के कवायद के मुताबिक मैच रेफरी को बराह रास्त खिलाड़ियों या कप्तान को हिदायत देने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ टीम मैनेजर को पैगाम देने का पाबंद होता है। इसलिए सलमान अली आगा वक्त पर रोकने को एक प्री प्लान अमल करार दिया जा रहा है। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान के इस मुतालबे पर भारतीय मीडिया ने वावेला तो ज़रूर मचाया, लेकिन हकीकत यह है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल खुद भी इस मसले की संगीनी को महसूस कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया क्रिकेट काउंसिल ने दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश में पाकिस्तान को यह तजवीज़ दी है कि एंडी पाइक्राफ्ट को पूरे टूर्नामेंट से नहीं बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस से हटा दिया जाए, और उनकी जगह रिची रिचर्डसन को रेफरी मुकर्रर किया जाए। ये तजवीज़ बजाते खुद इस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान का एतराज़ बिला वजह नहीं था, बल्कि ग्राउंड में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जो गैर मामूली और गैर मुनसिफाना था। पीसीबी का सख्त मौक़िफ़ दर हकीकत क्रिकेट को सियासत से आज़ाद रखने की एक कोशिश है, और ये मौक़िफ़ काबिल सताइश है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आईसीसी इस बार भी जानिबदारी से काम लेती है और वो पाकिस्तान के मुतालबे को नज़रअंदाज करती है, और उस सूरत में पाकिस्तान अगर टूर्नामेंट से बायकॉट करता है, तो इससे दुनिया को क्या पैगाम मिलेगा? तो इसका जवाब बहुत सादा है। पाकिस्तान के टूर्नामेंट के बाकी मैच से बायकॉट की सूरत में दुनिया को एक वाज़ेह और मौसर पैगाम ये जाएगा कि खेल में सियासत, तासुब और जानिबदारी की किसी सूरत भी कोई गुंजाइश नहीं है। अगर पाकिस्तान एशिया कप के बकिया मैचेस का बायकॉट करता है, तो इसका असर सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि बैनुल-अक़वामी स्पोर्ट्स हलकों तक एक ज़ोरदार पैगाम जाएगा। दुनिया ये देखेगी कि एक मुल्क ने खेल के तकद्दुस, शफाफियत
और गैर जानिबदारी के उसूलों पर कोई समझौता नहीं किया, चाहे इसे खेल छोड़ना ही क्यों ना पड़े। ये इकदाम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि उन तमाम ममालिक के लिए भी हौसला अफजा होगा जो अक्सर बड़े ममालिक की मनमानियों और ताकत के आगे खामोश रहने पर मजबूर हो जाते हैं। पाकिस्तान का बायकॉट आईसीसी और एसीसी के लिए भी एक कड़ा इम्तहान होगा। आया वो सिर्फ एक मखसूस मुल्क की खुशनुदी के लिए उसूलों को कुर्बान करते हैं या वाकई गैर जानिबदारी को बरकरार रखते हैं। अब ये बायकॉट मुमकिन तौर पर एशिया कप जैसे इवेंट की साख पर भी मनफी असर डाल सकता है, लेकिन इस मनफी असर का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं बल्कि वो अनासर होंगे जिन्होंने खेल को सियासत ज़दा किया। अगर भारत को खुला मौका दिया जाता रहा कि वो क्रिकेट को भी अपनी सियासी पॉलिसीज़ का आला बनाए तो फिर बैनुल अक़वामी खेलों की गैर जानिबदारी सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगी। पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ से ना सिर्फ अपनी खुददारी दिखाई है बल्कि क्रिकेट के वक़ार को भी बचाने की कोशिश की है। बहरहाल पाकिस्तान का ये सख्त मौक़िफ़ वक्ती सियासी या जज्बाती रद्दअमल नहीं बल्कि उसूली बुनियादों पर एक संजीदा और ज़िम्मेदाराना फ़ैसला है। खेल को खेल रहने देना ज़रूरी है और जब खेल में जानिबदारी आने लगे तो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना ही असल खेल की रूह है। अगर पाकिस्तान पीछे हटा तो कल यही जुल्म किसी और के साथ होगा। इसलिए पीसीबी का मौक़िफ़ ना सिर्फ दुरुस्त है बल्कि काबिल तकलीद भी है। पाकिस्तान एक नई मिसाल कायम कर रहा है, एक ऐसी मिसाल जो शायद खेल की तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। भारत को भी ये समझने की ज़रूरत है कि वो अपनी नाकामियों, एहसास कमतरी और तारीखी शिकस्तों का मदावा खेल के मैदान में तासुब, नफरत और सियासी चालाकियों से नहीं कर सकता। खेल को सियासत का आला बनाने की जो रविश भारत ने अपना रखी है वो ना सिर्फ उसके अपने वक़ार को मजरूह कर रही है बल्कि पूरे खत्ते में खेलों के फ़रोग़ की राह में रुकावट बन रही है। भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने पर भारतीय शायकीन क्रिकेट ने भी मोदी सरकार पर तनकीद की और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी मोदी हुकूमत के इस कम ज़रफ़ी पर मबनी इक़दाम पर कड़ी तनक़ीद कहते हैं कि ये मोदी की जहनीत है। इतना घटियापन माजी में कभी नहीं देखा गया। हाथ मिलाने के आप भी रवादार ना। अब ये ब्रेक लेके और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अरब मुस्लिम समिट जो कतर में हो रही है इस पर बात करेंगे और इजरायली इक़दामात की जिस अंदाज में खुलकर मजम्मत मुस्लिम उम्मा की गई है, इस बात इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। कतर पर इसराइली हमले के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ चुकी है। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 21 सितंबर को अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे और मुमकिन तौर पर 25 सितंबर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अब दोनों रहनुमाओं में इस मुलाकात को अहम समझा जा रहा है क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से ये मुमकिन मुलाकात और उनका ये दौरा ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब इसराइल के कतर पर मुबैना हमलों और खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बाद मुस्लिम दुनिया के दरमियान शदीद बेचैनी पाई जा रही है। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा कॉन्फ्रेंस में इसराइल के खिलाफ एक बार फिर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है जिससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान इस मरतबा सिर्फ बयानात से आगे बढ़ने का इरादा रखता है। वज़ीर आज़म का अपने खिताब में कहना था कि हम इसराइल की मज़म्मत कर आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी अगर हम खामोश रहेंगे। अब ये सिर्फ एक अखलाकी मौक़िफ़ नहीं बल्कि एक बैनुल अक़वामी पैगाम है कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी करना चाहता है। इस तनाज़ुर में शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका पाकिस्तान को आलमी ताकतों के सामने फ़लस्तीन, कश्मीर और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर अपनी पोजीशन वाज़े करने का मौका फराहम करता है। अगर ये मुलाकात होती है तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में एक नया मोड़ साबित हो सकती है बल्कि ये भी देखा जाएगा कि अमरीका इसराइल के साथ अपने गहरे ताल्लुकात के बावजूद पाकिस्तान जैसे अहम मुस्लिम मुल्क के जज्बात और मौक़िफ़ को किस हद तक तस्लीम करता है। बहरहाल आज इसहाक डार ने भी अल जज़ीरा को हम बयान दिया जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान जौहरी ताकत है, अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो हर कीमत करेंगे। अब नायब वज़ीर आज़म का यह बयान इस बात की भरपूर अक्कासी करता है कि मौजूदा क़यादत किसी भी जारहियत के सामने नरमी दिखाने को तैयार नहीं बल्कि एक वाज़े और सख्त मौक़िफ़ अपनाने की तरफ माइल है। अब पाकिस्तान की जानिब से इसराइल के खिलाफ वाज़े लाए अमल की बात भी इस बात का तसलसल है कि पाकिस्तान अब किसी मुबहम या नरम सफारती ज़बान से आगे बढ़ना चाहता है। सबके साथ साथ खित्ते की एक और संजीदा और उभरती हुई सूरत हाल अफगान सरजमीन पर मौजूद कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP की बढ़ती हुई सरगर्मियाँ भी हैं। पाकिस्तान की जानिब से कई बार ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि TTP अफगानिस्तान के अंदर महफूज पनागाहें इस्तेमाल करके पाकिस्तान में हमले कर रही है और उनकी माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उनको हासिल हो रही है। और पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान से इन कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया लेकिन अभी तक अफगान हुकूमत जानते बूझते इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट सैयद हमजा इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो दोहा में जो अरब मुस्लिम समिट हो रही है उसमें जो नायब वज़ीर आज़म और जो फॉरेन मिनिस्टर है इसहाक डार साहब उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया, फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बड़े दो टोक अंदाज़ के अंदर ये कहा है कि इस पर खामोशी जो है वो मुजरिमाना गफलत होगी, हमें आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। तो किस हद तक दो टोक और जानदार मौक़िफ़ है पाकिस्तान का इस मामले पर? बहुत अच्छा मौक़िफ़ है और दो टोक भी है। उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि किसी भी मुल्क को कोई इजाज़त नहीं मिल सकती
कि वो दूसरे मुल्क के ऊपर हमला करे, और जो रिसीविंग मुल्क है वो फिर आर्टिकल 51 यूएन चार्टर का इन्वोक करके वापसी में फिर वो अटैक कर सकता है इस चीज़ को। इजराइल तो एक जेनोसाइडल रजीम है। इजराइल ने तो कत्ल गारत का एक मजाक बनाया हुआ है सारी दुनिया के अंदर, चाहे वो आप कह सकते हैं सदर लेबनान हो, शाम हो, इराक हो, अब कतर के ऊपर अटैक किया है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो अनइक्विवोकल है, वो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो प्रिंसिपल्ड है, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है, और इसी तरह का मौक़िफ़ पाकिस्तान को अपनाना चाहिए और बाकी ममालिक को भी अपनाना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो। जो अग्रेशन के खिलाफ है, जो बर्बरियत के खिलाफ है, जो स्टेट टेररिज्म के खिलाफ है, जो नेतन्याहू जैसे वॉर क्रिमिनल्स के खिलाफ है, मेरे ख्याल से ये जो मौक़िफ़ है ये बिल्कुल दुरुस्त है। हमजा साहब देखिए, अरब इस्लामिक समिट इतना बड़ा फोरम है, 57 कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग 2 बिलियन मुस्लिम्स अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या सिर्फ कॉन्डेमनेशन स्टेटमेंट्स देना सिर्फ अल्फाज की जंग है जो इसराइल को रोक पाएगी, या इससे आगे निकलकर कुछ और करना होगा? इससे आगे निकल के डेफिनेटली कुछ और करना पड़ेगा। सबसे पहले बात यह कि ट्रिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो सेटलमेंट एंटरप्राइज है इजराइल की, जो वेस्ट बैंक के अंदर और गाजा के जो एनेक्सेशन प्लान्स है उसकी जो फंडिंग की जा रही है उसको रोकना पड़ेगा। मुसलमान मुल्क तो इस तरह के सेटलमेंट एंटरप्राइज के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे, पर वो जोर जरूर डाल सकते हैं। जो यूरोपियन ममालिक हैं जो लफ्जी तौर पर कह रहे हैं कि फलस्तीनी स्टेटहुड को हम लोग जो है रिकग्नाइज करेंगे, और उनकी जो कोऑपरेशन है वो बिजनेस डील्स उन्होंने की हुई है सेटलमेंट एंटरप्राइज के साथ, ये पहला इकदाम होना चाहिए। दूसरा इकदाम ये कि डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो सस्टेन तरीके से होना चाहिए। इकोनॉमिक बॉयकॉट्स करने पड़ेंगे इजराइल के। ये जो ममालिक हैं, कुछ मुसलमान ममालिक ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किए हुए हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे ममालिक को स्ट्रेटेजिक रीथिंकिंग करनी पड़ेगी। क्या अब्राहम अकॉर्ड्स को साइन करने को क्या हमने इजराइल को फ्री पास तो नहीं दे दिया कि हमारे मुल्क के ऊपर जो है हमारे ममालिक के ऊपर हमले कर सकते हैं? कतर अब्राहम अकॉर्ड्स का सिग्नेटरी नहीं है, पर कतर के इकोनॉमिक रिलेशनशिप जरूर है इजराइल का, वो इंशाल्लाह वो डाउनग्रेड जरूर करेंगे। पर मराकश हो गया, मिस्र हो गया, बहरीन हो गया, मुत्तहिदा अरब अमीरात हो गए, इन सबको सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस तरह की जेनोसाइडल रिजीम के साथ ताल्लुकात रख के हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है इजराइल, और हमें चाहिए ये कि डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली उनके ऊपर एक सस्टेन्ड प्रेशर जो है वो करना, लफ्जी कार्रवाई से नहीं काम चलेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का ये स्टेटेड पोजीशन है, और जाहिर है बेगर्स आर नॉट चूजर्स। 25 ऑफ दिस मंथ उनकी मुलाकात लाइकली प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ हो साइडलाइंस पे, जो ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशंस का फोरम है, तो उस पे आपको क्या लगता है वहाँ पे भी कोई इस हवाले से कोई ब्रेक थ्रू को पेशरफ्त हो सकती है, या पाकिस्तान अपनी पोजीशन को वहाँ पे क्लियर कर सकता है, पर्टिकुलरली एक ऐसे मौके पे जब डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि अगला हदफ पाकिस्तान भी हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान और अमेरिका के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा चुके हैं पोस्ट पहलगाम। भारत को तो काफ़ी डिप्लोमेटिकली, मिलिटरिकली और इकोनॉमिकली शिकस्त हुई है, पर पाकिस्तान के और अमेरिका के जो सफारती ताल्लुकात है, चीफ जो है फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर, उन्होंने वाशिंगटन का दौरा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर जो है तस्लीम किया है। मिनरल डिपॉजिट्स जो बलोचिस्तान के अंदर है उसके ऊपर बातचीत की जा रही है। तो क्योंकि अगर रिलेशनशिप अच्छी सिफ्त के ऊपर चल रही है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास एक मौका है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को रिले करे कि इजराइल का जो अनइक्विवोकल सपोर्ट है, जो आर्म्स डील्स हैं, जो आर्म्स सेल्स हैं, जो यूएस कांग्रेस और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो क्लॉजेस हैं, जो अमेरिकन आर्म सेल्स जो है वो इजराइल को देने उसको रिवाइज करने की जरूरत है। पाकिस्तान का हमेशा से मौका रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। फलस्तीनी इंडिपेंडेंस के बगैर सवाल ही नहीं उठता कि हम इजराइल को तस्लीम किया, इजराइल की बर्बरियत को भी बर्दाश्त करेंगे। तो ये चीज क्योंकि अमेरिका के साथ अच्छे सफारती ताल्लुकात है, पोलाइटली तरीके से डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर ये रिले करना पड़ेगा वाशिंगटन डीसी को कि इस तरह के जो अनइक्विवोकल सपोर्ट है। कतर का आपने मिसाल देखी कल को, यस डेफिनेटली ईरान को तो इन्होंने अटैक किया, अगला पाकिस्तान हो सकता है। इंडिया और इजराइल का तो बहुत अच्छे सफारती ताल्लुकात है, इंडिया तो चाहेगा कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो। डोनाल्ड ट्रंप का क्योंकि एक स्टेक है स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के अंदर और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के अंदर, ये बहुत अच्छा मौका है कि हम फलस्तीनी कॉज को और ज्यादा उजागर करें। लेकिन हमजा साहब, ये सब एक ऐसे मौके पर हो रहा है ना कि जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की खामोश सहूलतकारी या बैकिंग तो इजराइल को हासिल है, और ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड अटैक है जो कतर पे हुआ है। अब जाहिर है कि ऐसे मौके पे कि जब कतर की कोशिश हो रही थी कि नेगोशिएशंस हो सके, मामला जो है वो क्रॉस द टेबल हल किए जा सके, एक ऐसे मौके पे उसको हिट करने से मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर कि वो नहीं चाहते, और उस पर यूएस बैकिंग भी है उनको।
कि यूएस बैकिंग जरूर है, पर अगर आप अमेरिका के स्टेटमेंट्स को भी उठा के देख लेना, उन्होंने अनइक्विवोकली सपोर्ट भी नहीं किया है इजराइल को। वो चाह रहे हैं कि मामला ठीक हो जाए। एक बात के ऊपर जो बहुत हद तक खौफनाक चीज है, मार्को रूबियो का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि हमास ने जो इजरायली हॉस्टेजेस को पकड़ा हुआ है उनको रिहा करना पड़ेगा। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सारी फिक्सेशन हमास के ऊपर। और कतर ने हमास के डेलीगेशन को होस्ट किया हुआ था, वहां पे उनके बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो सेफ थे। कुछ मेंबर्स को मार दिया गया था और कतारी सिक्योरिटी ऑफिशियल को भी मार दिया गया था। तो ये एक सिग्नल ये जाना चाहिए अमेरिका को कि इट इज नॉट हमास विच इज द प्रॉब्लम, इट इज नॉट कतर और ये जो सालिसी किरदार अपना रहे हैं बहुत सारे ममालिक, दे आर नॉट द प्रॉब्लम। इशू आ रहा है तो इशू सिर्फ आ रहा है इजराइल की बर्बरियत का, स्टेट टेररिज्म का, जेनोसाइड का। अभी हाल में यूएन की जो स्पेशल कमेटी है उन्होंने जेनोसाइड करार दिया है कुछ घंटे पहले। तो ये चीज अमेरिका को थोड़ी बहुत हाल में समझनी पड़ेगी। पर मैं आपकी बात इससे इत्तेफाक करता हूं कि डिस्पाइट ऑल द ऑप्टिक्स, डिस्पाइट ट्रम्प का ये जो कॉल है फॉर पीस और de-escalation और ceasefires, at the end of the day डोनाल्ड ट्रम्प यही चाहते हैं कि इजराइल को जो है अनइक्विवोकल सपोर्ट वाशिंगटन डीसी की तरफ से मिले, चाहे वो आर्म सेल्स हो, चाहे डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल सपोर्ट हो। और मेरे ख्याल से इस चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो कतर के ऊपर अटैक हुआ, ये हमारे पास एक इखलाकी जवाब बन जाते हुए फ्रेंड ऑफ कतर, हमारे सफारती ताल्लुकात दोहा के साथ बहुत अच्छे हैं और हमें कह देना चाहिए कि इस तरह के जो अटैक्स है नाकाबिले बर्दाश्त है और आप प्लीज इसके बारे में कुछ करें। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हमजा रिफत, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। भी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम फैसला सामने आया है जिसमें चेयरमैन पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को उनके ओहदे से हटाया गया है। अदालत ने अपने फैसले में यह वाजे किया है कि उनकी तैनाती दुरुस्त तरीके से नहीं हुई। जस्टिस बाबर सत्तार ने 99 सफ़ात के अपने फैसले में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन की आसामी के मुतालिक वफाकी हुकूमत के इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में लिखा है कि अदालत के सामने बुनियादी सवाल ये था कि आया ये नई नशस्त कानून के मुताबिक तख्लीक की गई थी। अदालत ने अपने फैसले में वाजे किया कि जब ये इश्तहार शाया हुआ उस वक्त तक पीटीए अपॉइंटमेंट रूल्स में कोई तरमीम सरकारी गैजेट में नोटिफाई नहीं हुई थी, लिहाजा इस बुनियाद पर पूरा अमल कानून के मुताबिक नहीं था। अदालत ने अपने फैसले में यह भी निशानदेही की कि टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के सेक्शन 3 सब क्लॉज 8 के मुताबिक पीटीए के तमाम इंतजामी इख्तियारात चेयरमैन को दिए गए, लिहाजा मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन की नई नशिस्त गैर ज़रूरी और कानून से मुतसादिम थी। इससे एक तरफ चेयरमैन के इख्तियारात में तजाद पैदा होता है और दूसरी जानिब पीटीए के फैसले अक्सरियती वोट के जरिए होने की बजाय तातुल का शिकार हो सकते थे, क्योंकि मेंबरान की तादाद ऐवान में नंबर्स में बदल जाती है। अदालत ने अपने फैसले में वफाकी हुकूमत के रवैये को उजलत और पेशबंदी करार दिया। अदालती फैसले में कहा गया कि बज़ाहिर ये नशिस्त एक खास उम्मीदवार के लिए बनाई गई थी। सबूत के तौर पर अदालत के सामने ये बात आई कि इश्तिहार में उम्र की बालाई हद 61 साल मुकर्रर की गई थी, जबकि पहले से मौजूद रूल्स के मुताबिक ये हद 57 साल थी। इसी दौरान बाकी ओहदों के लिए भी उम्र की हद बढ़ा दी गई, जिससे जाहिर हुआ कि कवायद में तब्दीलियाँ मखसूस उम्मीदवार को फ़ायदा देने के लिए की गई। अदालती फैसले में सिलेक्शन कमेटी के अमल पर भी अदालत ने तनकीद की। अदालती फैसले में कहा गया कि कमेटी ने मेरिट लिस्ट में पहले नंबर पर आने वाले उम्मीदवार के इनकार के बाद दूसरे उम्मीदवार को नज़रअंदाज कर दिया और तीसरे उम्मीदवार को मुंतखब करके हुकूमत को तजवीज़ किया। अदालत के मुताबिक अगर इश्तहार के जरिए भर्ती होनी थी तो रूल्स के मुताबिक कमेटी को सिर्फ एक उम्मीदवार की सिफारिश करनी चाहिए थी ताकि हुकूमत अपनी पसंद के उम्मीदवार को मुंतखब ना कर सके, लेकिन कमेटी ने 3 नामों का पैनल बना दिया जिससे शफाफियत मुतासर हुई। अदालत ने यह भी वाजे किया कि मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन का तकर्रुर और इसी दिन उसी चेयरमैन पीटीए तैनात करना गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी अमल था। इस तकर्रुरी के लिए ना तो कोई शफाफ तरीका इख्तियार किया गया और ना ही मेरिट के उसूलों पर अमल किया गया। अदालत ने याद दिलाया कि आला अदलिया के साबिका फैसलों में बार बार कहा गया है कि अवामी ओहदों पर तकर्रुरियाँ सिर्फ मेरिट और शफाफियत की बुनियाद पर होनी चाहिए ताकि अवाम का एतमाद कायम रहे और अच्छी तर्ज हुक्मरानी को फ़रोग़ मिले। आखिर में अदालत ने फैसला दिया कि मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन की तख्लीक और इस पर होने वाली तकर्रुरी का पूरा अमल गैर कानूनी था। वफाकी हुकूमत ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और कवायद को तोड़ मड़ोड़ कर एक ख़ास शख्स को फ़ायदा पहुँचाया। इसलिए अदालत ने इश्तहार और इसके तहत होने वाली तकर्रुरी को कलअदम करार दे दिया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने पाकिस्तान में रेगुलेट अदारों की तैनातियों के तरीक़ाकार पर कई अहम सवालात खड़े कर दिए। अब माहिर कानून
की नज़र में इस फैसले को एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है कि अदलिया ने हुकूमती सवाबदीदी इख्तियारात पर वाज़े हुदूद खींची है ताकि किसी भी अवामी ओहदे को सियासी या ज़ाती मकासद के तहत मखसूस अफराद के लिए ना बनाया जा सके। ये इकदाम जहाँ एक तरफ इदारा जाती खुद मुख्तारी और कानून की बालादस्ती की ज़मानत देता है, वहीं ये सवाल भी पैदा करता है कि मुस्तकबिल में ऐसी तैनातियों के लिए हुकूमत किस तरह शफाफ और मेरिट पर मबनी निज़ाम को यकीनी बनाएगी। अदालती फैसले का अहम पहलू ये भी है कि अदालत ने सिर्फ तकर्री को कलअदम करार नहीं दिया, बल्कि PTA के अंदरूनी ढांचे के तसलसल को बरकरार रखने के लिए सीनियर मेंबर को आर्जी चेयरमैन बनाने की हिदायत दी, जो इदारा जाती इस्तेहकाम को तरजीह देने की अलामत है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद को 11% पर बरकरार रखने के फैसले ने मुख्तलिफ माहिरीन मईशत और कारोबारी हलकों में एक नई बहस को जन्म दिया। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब माहिरीन मईशत के नज़दीक मुल्क में अफरात ज़र की शरह में नुमाया कमी देखी जा रही है, जो कि अगस्त 2025 में तकरीबन 3% रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का मानना है कि मौजूदा माशी हालात में शरह सूद को मजीद कम किया जा सकता था ताकि कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलता, सरमायाकारी में इजाफा होता और रोज़गार के मौके पैदा होते। गो कि स्टेट बैंक का मौक़िफ़ मालियाती इस्तेहकाम बरकरार रखना और मुमकिन बैरूनी खदशात से निपटना हो सकता है। ताहम इस फैसले से कारोबारी तबके में बेचैनी ज़रूर पैदा हुई है। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर और चेयरमैन इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट गौहर एजाज ने इस फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर अपने एक बयान में कहा है कि शरह सूद को 11% पर बरकरार रखना एक गलत मॉनिटरी पॉलिसी का फैसला है। उनके मुताबिक पाकिस्तान के ईमानदार टैक्स गुजारों पर यह खित्ते का महंगा तरीन बोझ है जो उनके कारोबार को तरक्की से रोक रहा है। गौहर एजाज का कहना है कि अगर शरह सूद को महंगाई की सतह के मुताबिक कम किया जाए तो न सिर्फ मालियाती खसारा कम हो सकता है बल्कि इक्तसादी तरक्की की राह भी हमवार हो सकती है। उन्होंने जोर दिया कि प्राइवेट सेक्टर की तरक्की के लिए यकसा मौके फराम करना होंगे और इसके लिए ऐसी मॉनिटरी पॉलिसी की ज़रूरत है जो कारोबारी बरादरी को एतमाद दे और माशी सरगर्मियों को तेज़ करे। उनके मुताबिक माशी तरक्की के लिए फैसला कुन और हिम्मतमंद फैसले दरकार हैं ताकि ऐसी पॉलिसीज़ जो तरक्की के रास्ते में रुकावट बने। अब अगर हम इलाकाई तकाबुल के तनाजुर में देखें तो पाकिस्तान में शरह सूद खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में नुमाया तौर पर, जैसा कि बांग्लादेश में अफरात ज़र 8.3% है, लेकिन वहाँ भी शरह सूद पाकिस्तान से कम यानी 10% है। इसके बरक्स पाकिस्तान में महंगाई की मौजूदा शरह सिर्फ 3% है, जबकि शरह सूद 11% पर बरकरार है। अब बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा यह है कि शरह सूद को कम से कम सिंगल डिजिट के अंदर लाया जाए ताकि कारोबार करना मुमकिन हो सके। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।